नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 2019 जो कि 6 दिसंबर 2019 में हमारा पेपर हुआ था योग का। उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। यह पार्ट 1 है जिसमें हम सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि आपको सिस्टमेटिक तरीके से हमसे जुड़ करके स्टडी करनी है नेट जेआरएफ के लिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है या फिर प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हठ प्रदीपिका में क्रिया का मतलब क्या है। षट क्रियाओं से है, षट क्रियाओं से, या इनको हम क्या नाम देते हैं, शुद्धि क्रियाएं इनको नाम देते हैं, शुद्धि क्रिया। यदि आपको ज्ञात है तो वहां पर षट क्रियाएं मीन्स 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। द्योतिर नेति बस्ती त्राटक नौलिकम तथा कपालभाति चिताणी षटक्रमाणी प्रचक्षते, इस तरीके से 6 षट क्रियाएं बताई गई है। तो वहां गुप्त रखने योग्य सोने की पेटी के समान संभाल करके रखने के लिए त्राटक क्रिया को बताया गया है कि त्राटक जो है गोपनीय है, इसे सोने की पेटी के समान संभाल के रखना चाहिए। और इसके लाभ की बात करें त्राटक की तो इससे क्या होता है, दृष्टि दोष जो होते हैं मतलब नेत्र रोगों में लाभकारी होती है। तंद्रा और निद्रा में भी लाभकारी होती है, तंद्रा और निद्रा में भी लाभकारी होती है, तंद्रा निद्रा में। धोती की बात की जाए तो वस्त्र धोती हठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबी बताई गई है, 15 हाथ लंबी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 22.5 फीट भी कह सकते हैं जिसको, इतनी लंबाई। और चौड़ाई 4 अंगुल, ये ध्यान रखें पैरामीटर क्या यूज किया, 4 अंगुल या 4 सेंटीमीटर, 4 अंगुल चौड़ाई होती है। और इसके लाभ क्या है धोती के, धोती के लाभों की अगर बात की जाए तो वहां कहा गया है कास श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगांश विंशति, मीन्स 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश करती है धोती। यदि हम नेति की बात करें तो हठ प्रदीपिका में नेति की लंबाई 1 वित्त अथवा 1 बलिशत, जिसको हम 9 इंच कहते हैं, 9 इंच अथवा 12 अंगुल, उसका मतलब एक ही है, 12 अंगुल बोलते हैं। तो इन तीनों की वैल्यू एक ही है दोस्तों। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको नेति की लंबाई इंच में न दे करके वित्त में पूछ लेगा या अंगुल में पूछ सकता है। तो 1 वित्त इज इक्वल टू 9 इंच इज इक्वल टू 12 अंगुल बताई गई है एक नेति की लंबाई, कहते इतनी। और इससे लाभ क्या होते हैं, इससे लाभ 3 बताए गए हैं। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, कपाल शोधनी और ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश करती है, ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश करती है। ये यहाँ पर ये लाभ बताए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर कपाल भाती की बात करें तो हठ प्रदीपिका में कपाल भाती के विषय में कहा गया है कि इसको लोहार की धोकनी के समान तेजी से रेचक पूरक करना चाहिए। दोनों क्रियाएं होती है कपाल भाती में, रेचक और पूरक दोनों क्रियाएं होती है। कई बार हमें व्यवहार में हम ऐसा कहते हैं कि हम कपाल भाती करेंगे और इसमें जो है 1 सेकंड में एक बार श्वास छोड़ेंगे, ऐसा हम कहते हैं, है ना, झटके से श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है, ऐसा हम व्यवहार में बताते हैं। परंतु ग्रंथ की भाषा में देखें तो आपको रेचक मीन श्वास छोड़ना भी है और लेना भी है, दोनों क्रियाएं करनी होती है कपाल भाती में। और व्यवहार में कपाल भाती को हम ऐसे कहते हैं, जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है, कपाल भाती एक प्राणायाम है कि कपाल भाती प्राणायाम हम करेंगे, परंतु ध्यान रखेंगे किसी भी ग्रंथ में कपाल भाती को प्राणायाम नहीं किया गया है। कपाल भाती क्या है, एक शुद्धि क्रिया है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, शुद्धि क्रियाओं में काउंट किया गया कपाल भाती को, ये ध्यान रखेंगे। तो कपाल भाती के लाभ किसमें होते हैं, सबसे ज्यादा कफ रोगों में लाभकारी बताया गया है। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वहां से बाकी ऑप्शन को भी आपको पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शनों का क्या मतलब है, किस किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हमसे पूछा गया था गोपनीय, उसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलग ऑप्शन जो आए हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है। विपुल का अर्थ है रिचेस्ट सोर्स, रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। तो सबसे पहले कॉमनली मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को पता है कि फैट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। आप सभी ने दूध पिया होगा, भैंस के दूध में जो होता है फैट सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही आपको याद रखते हैं कि चाहे फैट की बात हो, चाहे प्रोटीन की बात हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात हो, 3 मेजर एलिमेंट होते हैं हमारे फूड के, ये तीनों ही भैंस के दूध में जो होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ये सिंपल सी थ्योरी आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हम इनमें देखते हैं, चर्चा करते हैं। प्रोटीन की बात हमें करनी है, तो प्रोटीन का सबसे हाईएस्ट सोर्स कौन सा है। तो मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ कि काऊ की अगर दूध की बात कीजिए पर 100 ग्राम, 100 ग्राम दूध में अगर हम देखें कि काऊ के जो मिल्क है उसमें कितना प्रोटीन होगा, 3.2 ग्राम। भैंस के दूध में बात की जाए 4.3 ग्राम, बकरी गोट के मिल्क में अगर बात की जाए
तो 3.3 ग्राम। मानव ह्यूमन की बात की जाए, मदर मिल्क में बात की जाए तो 1.1 ग्राम। इस प्रकार आपके सामने चारों ऑप्शन आ गए। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो बफेलो 4.3 ग्राम के साथ में सबसे रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इन फ्यूचर आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा दूध जो है प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है। ये आज पूछ लिया है, एग्जैक्टली आंसर हमारा भैंस का दूध है। कल को पूछा जाए वसा का कौन सा है तो भी भैंस रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के रूप में पूछा जाए चारों में से तो भी भैंस रहेगा, बफेलो रहेगा हमेशा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा एग्जामिनर, इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछेगा कि सीक्वेंस में बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा है ना, कम से ज्यादा की और सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो सबसे कम किसमें, ह्यूमन में, एक नंबर पर मैं इसको रखता हूँ। उसके बाद में दूसरे नंबर पर गाय, तीसरे नंबर पर गोट आपकी, और फोर्थ नंबर पर बफेलो। मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है रिचेस्ट सोर्स जिसको बोलेंगे वो किस में है, बफेलो में सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन पाया जाएगा पर 100 ग्राम प्रोटीन की अगर बात की जाए तो। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन जो है 1 नंबर जिसमें भैंस का दूध है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें तो उससे पहले हम थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और वो मात्राएं सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखेंगे, कंठस्थ करनी है दोस्तों, एक एक को सीक्वेंस में याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार वहां से प्रश्न आ गया है। तो चलो देखते हैं किस आसन में करना है। सिद्धासन में करना है तो सिद्धासन केवल ये है, ऑप्शन नंबर 3 सिद्धासन। और वैष्णवी मुद्रा के बारे में वहां कहा गया है, जिसका अर्थ क्या है, वैष्णवी मुद्रा का मतलब क्या है वहां पर। वैष्णवी मुद्रा मीन्स आपको जो है सिद्धासन की अवस्था में भ्रुकुटी में देखना है, मतलब आज्ञा चक्र की साइड में देखना है। माने वैष्णवी मुद्रा एक तरह से हम कह सकते हैं कि शांभवी मुद्रा के इक्विवेलेंट है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, वहां पर वर्ड जो है शांभवी मुद्रा नहीं यूज किया है, वैष्णवी यूज किया है। तो आप क्या याद रखेंगे, वैष्णवी मुद्रा। सिद्धासन के साथ में वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए नाद श्रवण का अभ्यास करना है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांतानुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। तो यह प्रश्न दोस्तों इजी है बिल्कुल, सूचना संसाधन इसका ऑप्शन का उत्तर आएगा। इसको हम एक बार इंग्लिश में जरूर देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी वाले विद्यार्थी भी ऐसी लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में एक बार जरूर देखेंगे इस प्रश्न को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिस्ट a person is able to perceive only certain few stimuli as one is able to collect limited information at a given time। तो यह किस में आएगा, अगर हिंदी में यहाँ पर देखें तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों अर्थ पता होने चाहिए किसी भी वर्ड के। क्योंकि यहाँ पर देखो, अब इंग्लिश में जरूर प्रश्न पूछ लिया, बट लिखा जो ऑप्शन है वो हिंदी में लिखा है, सूचना संसाधन, ये सेम हिंदी में लिखा है। केवल सूचना संसाधन द्वारा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, मीन सूचना जो होता है, इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस के थ्रू ही कलेक्ट होती है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यह योग सूत्र का प्रश्न है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, योग सूत्र का प्रश्न है। प्रथम पाद जिसको हम समाधि पाद बोलते हैं वहां से है, और उसका 30 नंबर जो सूत्र है वहां से प्रश्न है। चित्त विक्षेप अथवा अंतराएं जो है उन्हें हमें अरेंज करना है। तो आपको पता होगा, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, ये हमारी 9 मुख्य अंतराएं हैं। इनको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9 अंतराएं कौन कौन सी है, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। इनको हमसे प्रश्न पूछा इनमें से, तो देखेंगे यहाँ पर ए जो है भ्रांति दर्शन के आगे लिखा है, तो ए हम किसको बोलेंगे, भ्रांति दर्शन। आगे संशय के आगे बी लिखा है तो संशय को हम बी बोलेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दोस्तों इनको ऐसे ही लिखना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे इसका इजी होता है सबसे इजी, बट उत्तर आसानी से नहीं दे सकते। कारण क्या है, क्योंकि इनको अरेंज करना नहीं आता कि अरेंज कैसे करें। आगे अलब्ध भूमिकत्व की बात करें तो यह सी लिखा है इसके आगे, और अविरति की बात करें तो इसके आगे ई लिखा है। तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई है
आपके आगे 5 जो है एलिमेंट्स दिए गए थे और उनको अरेंज करना है, तो क्या बना, बी डी ई ए और सी, बी डी ई और ए और सी, ये जहां पर भी आपको मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी डी ई ए सी। ऑप्शन नंबर थर्ड में यह ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 इन दोनों को मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सूत्र दिए गए हैं यह किस अध्याय से हैं, इस प्रकार से आपसे मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, तो तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, यह कहाँ कहा गया है, यह समाधि पाद में कहा गया है। सबसे पहले जो सूत्र है यह प्रथम अध्याय का 21 नंबर सूत्र है, वहां पर यह कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, यह तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा बी, ये कहाँ कहा गया है, यह दूसरे अध्याय में कहा गया है, 21वां सूत्र है दूसरे अध्याय का, वहां कहा गया है, जिसका नाम क्या है, साधन पाद, ये दूसरे अध्याय में कहा गया है। इसके बाद में सी है कर्मण्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु, ये जो है ये कहाँ कहा गया है, तीसरे अध्याय में 15वां सूत्र कहा गया है। तीसरा अध्याय का नाम क्या है, विभूतिपाद, विभूतिपाद में ये कहा गया है। इसके बाद में अगर देखें तो ततः क्लेश क्रम निवृत्ति, यह जो है चतुर्थ पाद जिसको हम कैवल्य पाद कहते हैं, उसका कौन सा सूत्र है, चौथे अध्याय का 30वां सूत्र जो है ततः क्लेश क्रम निवृत्ति कहा गया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम उत्तर फाइंड आउट करें तो ए का हमारा 3 ऑप्शन होना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, बी का 1 होगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का जो है 4 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न का उत्तर। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शिव संहिता में स्तोकम स्तोकम अनेकधा, यह जो है भोजन से संबंधित मीन्स भोजन का विधान किस अध्याय में किया गया है। इसका अर्थ क्या है, स्तोकम स्तोकम अनेकधा मतलब थोड़ा थोड़ा करके बार बार भोजन करना चाहिए, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना चाहिए साधक को। तो इसका देखें तो ये कहाँ पर है, किस अध्याय में, ऑप्शन नंबर 3 जो है तीसरा अध्याय है, वहां पर यह श्लोक हमें देखने को मिलता है, जहां पर कहा गया है ततो अभ्यास स्त्री भूते न तादृंग नियमक ग्रह अभ्यासिना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोकम अनेकधा, तीसरे अध्याय का 45 नंबर यह श्लोक है, वहां पर यह चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे दोस्तों, तीसरे अध्याय में भोजन संबंधी मिताहार संबंधित शिव संहिता में चर्चा की गई है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, जल में घुलनशील अगर देखें तो हमें पता है कि 2 टाइप के विटामिन होते हैं। विटामिन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एक तो वो जिसको हम फैट सोल्यूबल बोलते हैं, फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन जिनको हम बोलते हैं, और एक वो विटामिन होते हैं जिसको हम वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास 2 कैटेगरी हो जाती है। अगर बात की जाए तो वाटर सोल्यूबल की, तो वाटर सोल्यूबल में आप 2 नाम लेते हैं, वाटर, वाटर में बी अगर आप बोलें तो बी एंड सी, ये 2 वाटर सोल्यूबल होते हैं। और अगर बात करें फैट सोल्यूबल की, तो फैट सोल्यूबल में क्या क्या होते हैं, बाकी जो भी बच गए ए डी ई के, ये आपके कौन से फैट सोल्यूबल है। तो इसका अगर हमें उत्तर फाइंड आउट करना है, हमसे क्या पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन पूछा था, जल में घुलनशील विटामिन पूछा था। जल में कौन से घुलनशील है, जल में घुलनशील है हमारे लिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अच्छे से, जल में घुलनशील विटामिन हमारे पास बी एंड सी जो है राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन बी में बी है और सी में सी है, तो विटामिन बी एंड सी, बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में ध्यान के दौरान मस्तिष्क की किस तरंग को सक्रिय पाया गया है। तो इसका प्रश्न दोस्तों उत्तर जो है अल्फा वेव्स होगा। इस पर मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाया है दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पर समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको ध्यान रखें कि अल्फा वेव्स जो होती है ध्यान के दौरान सबसे पहले पैदा होती है। अल्फा वेव्स रिलैक्सिंग वेव्स मानी जाती है इनको, मेडिटेशन के दौरान हमें रिलैक्सेशन जो होता है मीन्स अल्फा वेव्स के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो मैंने आपको ध्यान का जो अभ्यास यूनिट 10 में बताया है, वहां पर आप वीडियोस को जरूर देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, गेरन संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में हठ योगाभ्यास
नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, नहीं के रूप में पूछा है। तो हमें पता है कि करना कब कब है, करना चाहिए बसंत में और शरद में, ये 2 ऋतुओं में करना चाहिए, ये 2 ऋतुओं में अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। परंतु अभी हमसे क्या पूछा है, नहीं के रूप में पूछा है। तो नहीं के रूप में अगर उत्तर हम देखें तो कौन सा, ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना अभ्यास और वर्षा ऋतु में अभ्यास शुरू नहीं करना। तो बी एंड सी यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ ये प्रश्न सबसे इजी है और शायद ही कोई बच्चा हो जिसको इसके बारे में नहीं पता हो, सभी को पता भी होता है, परंतु बहुत से बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं। कारण क्या है, वो अलर्ट नहीं होते। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, नहीं वर्ड यूज किया है, बट जो बच्चा अलर्ट नहीं होगा नहीं के लिए तो वह इसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो प्रश्न पढ़ने की भी अपने आप में एक कला होती है, प्रश्न भी आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अभ्यास नहीं पूछा है, अगर कोई बच्चा शुरुआत में एग्जाम में बैठा है और वो जल्दी जल्दी पढ़ करके किन ऋतुओं में अभ्यास की बात आई है तुरंत ए और डी को टिक करके आगे चला जाएगा, तो प्रश्न गलत हो जाएगा। क्योंकि आपसे देखो एग्जामिनर जो है आपके अलर्ट भी मांगता है ना, कि आप सावधान हैं या नहीं है, जागरूक हैं या नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो बी एंड सी आपका राइट आंसर होगा, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा पार्ट 1 जो है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 10 प्रश्नों को किया, कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, फेसबुक पर शेयर करिए, जहां भी आपको लगता है आवश्यक अपने मित्रों से शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और जो दूसरों की केयर करता है भगवान उसकी खुद की केयर करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।